जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर से भारतीय इतिहास की एक क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम भारतीय इतिहास के तीनों कालखंडों का, प्राचीन भारत हो, मध्यकाल हो या आधुनिक भारत हो, तीनों कालखंडों का हम जो भी इतिहास के चैप्टर्स होते हैं उनके सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर को हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं या जो आए हैं उनकी चर्चा से शुरू करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले हम इतिहास की उस व्यवस्था को जानते हैं जिसमें हम इतिहास के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो इसे 3 कालखंडों में विभाजित करके देखा जाएगा और 3 कालखंडों में हम अध्ययन की दृष्टि से विभाजित करके देखेंगे। एक हम देखेंगे दोस्तों प्राचीन काल, प्राचीन काल के इतिहास में बात करेंगे, फिर हम यहां बात करेंगे मध्यकाल की, और मध्यकाल के बाद फिर हम लोग देखेंगे आधुनिक काल का। बराबर। अब ये 3 कालखंडों में हम प्राचीन काल में प्रारंभ से लेकर 800 ईस्वी तक के इतिहास पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम मध्यकाल में 800 ईस्वी से लेकर 1707 तक के इतिहास पर बात करेंगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहां याद रखिएगा कि भारत में मुगलों के पतन का एक दौर शुरू होता है और एक दूसरा युग शुरू हो जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहां पर हम दूसरी व्यवस्था पर जाएंगे और आधुनिक काल में 1707 से लेकर आज तक का इतिहास पूरा देखने वाले हैं, ये याद रखेंगे। और इसमें हम लोग फिर पुनः 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक 1707 से आजादी तक और दूसरा आजादी के बाद। तो इस प्रकार से हम पूरे इतिहास के विषय पर अध्ययन करने वाले हैं। जब हम इस प्रकार से कंप्लीट अध्ययन करेंगे, क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, मैं समझता हूं कि आप लोगों का एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों हम सबसे पहला टॉपिक जिसको आज डिस्कस करने वाले हैं वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। और 800 ईस्वी तक पूरी जो डिस्कशन है प्राचीन भारत का, उसमें हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से, फिर हम वैदिक सभ्यता पर बात करेंगे, फिर जैनिज्म बुद्धिज्म पर बात करेंगे, महाजनपद ईरा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, मौर्यों के पतन के बाद शुंग साम्राज्य की, गुप्त साम्राज्य की, जितने भी साम्राज्य प्राचीन काल में हुए हैं सबका एक डिटेल क्वेश्चंस पर डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। मध्यकाल में हम सल्तनत काल हो, मुगल काल हो, धार्मिक सूफी आंदोलन चले उन पर बात करने वाले हैं, शिवाजी महाराज की पूरी व्यवस्था पर बात करने वाले हैं। आधुनिक काल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हो, गांधी और कांग्रेस का युग रहा हो, या फिर 1857 की क्रांति, ये सब कुछ चीजों पर एक डिटेल डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आज से हम इतिहास के इस क्लास को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर, एक आधार के तौर पर हम जिसे पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का चैप्टर, उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो आज का आपका पहला टॉपिक का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, परंतु याद रखिएगा कि दुनिया की एकमात्र ऐसी प्राचीनतम सभ्यता जो आज भी हमें व्यवस्थित तौर पर खुदाई में मिलती है, और इसलिए हम इस सभ्यता को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के तौर पर भी जानते हैं। यह सभ्यता जो रही, इसका जो अनुमानित काल माना गया है वो 2500 से 1750 के समय का माना गया है। ये C14 कार्बन डेटिंग की जो पद्धति है C14, उसके आधार पर तय किया गया समय अवधि है। हालांकि ये जो समय अवधि है इसको लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत भी आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत की बात करें, यहाँ पर सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत की बात की गई है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड रहा है। ये वो समय था जब भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर एक सभ्यता विकसित हुई थी। ये सभ्यता आज की शहरी सभ्यता से बहुत हद तक मिलती जुलती थी, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हमको ऐसी ही मिलती थी। तो ये हमारे भारत के इतिहास का ही एक
बोल सकते हैं संस्कृति का एक प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि यहाँ आज से 4-5 हजार साल पहले भी ऐसी समृद्ध सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है। ये सभ्यता का काल अगर कोई पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा रहा, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का था, जब ये सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर विकसित हुई थी और लंबे समय तक चलने वाली सभ्यता थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता ये जो नाम मिलता है, याद रखिएगा जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति थे। ये जॉन मार्शल थे, इन्होंने ही सबसे पहले सिंधु सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के लिए नाम प्रयुक्त किया था। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, लेकिन जो सिंधु सभ्यता नाम सबसे पहले प्रयुक्त करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? जॉन मार्शल था। ये आप लोग याद रखेंगे। और ये सभ्यता जो थी वो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहले डेवलप हुई थी। ये ध्यान रखेंगे और इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ज्यादा चर्चित दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले ये माना गया था कि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शल जी ने इसे कह दिया। लेकिन बाद में जैसे जैसे आप समय बीतता चला गया तो इसके स्थल जो थे कुछ अन्य जगहों पर भी मिले। तब जाके पता चला कि भाई ये सभ्यता जो है वो केवल सिंधु नदी के आसपास तक सीमित नहीं रही है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा था। लगभग 1299,600, याद रखेंगे 1299,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। और इतनी बड़ी सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास नहीं थी, दूर दराज के क्षेत्र तक विस्तृत थी ये सभ्यता। तो फिर कहा गया कि भाई इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलना उचित नहीं लगता, इसे हड़प्पा सभ्यता कहना चाहिए। लेकिन फिर बोलने में आया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले 1921 में, ध्यान रखेंगे सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी वो व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा जगह को खोजा था। कौन सी जगह को खोजा था? हड़प्पा नामक स्थान को खोजा गया था। ये हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सबसे पहले 1921 में खोजा गया स्थान था, जो दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोजा गया था। तो इसलिए इसका सबसे उचित नाम जो पड़ा वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा, कि जिस स्थान को पहले खोजा गया उसके नाम पर ही हम पूरे सभ्यता का नामकरण कर देते हैं। तब से हड़प्पा सभ्यता से हम जानने लगे। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता जो रही इसका क्षेत्रफल कितना रहा, तो 1299,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। तत्कालिक सभी सभ्यताओं में एक बड़ी सभ्यता के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। ध्यान रखेंगे। खोज कब की गई? 1921 में। 1826 के आसपास चार्ल्स मिशन नाम का व्यक्ति था, जिसके समय इसको सबसे पहले देखने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन बाद में जब हमारे देश में 1861 के पास जब हम आते हैं तो पुरातत्व विभाग बनता है, और अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम भारत के पुरातत्व के जनक कहते हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और फिर उसके बाद ये पुरातत्व विभाग के अंडर में खुदाई और बाकी के काम शुरू होते हैं, और 1921 तक आते आते सभ्यता प्रकाश में आ जाती है। और कौन सा स्थान आता है पहले? कौन सा? हड़प्पा। इसलिए कि ये पहले हड़प्पा स्थान खोजा गया, इसको हड़प्पा सभ्यता कहना उचित दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालिक नहीं थी? दोस्तों, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो आज से हम 4,500-5,000 साल पहले की व्यवस्था को देखते हैं। उस समय हमारी जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो दुनिया में दूसरी जगहों पर अलग अलग सभ्यताएं भी चल रही थी। इस समय हम लोगों को मिस्र की सभ्यता दिखाई पड़ती है, मेसोपोटामिया ईरान की सभ्यता वो भी हमें दिखाई पड़ती है, चीन की सभ्यता भी दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ग्रीक सभ्यता दिखाई नहीं पड़ती। याद रखिएगा, ग्रीक सभ्यता जो थी वो भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी। बाकी सभ्यताओं को हम क्यों बोल सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी? इसलिए कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संपर्क इन सभ्यता के लोगों के साथ था। इनसे हम क्षेत्र से हम व्यापार करते थे, अलग अलग रूप से हमारे व्यापार इन क्षेत्रों से होते थे। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि हाँ, हम इनके समकालीन रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि इनसे हमारा व्यापार, अगर ये नहीं होते तो हम व्यापार कैसे करते? तो कहीं ना कहीं ये सभ्यताएं भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, ग्रीक सभ्यता हमारी समकालिक नहीं थी। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की इस व्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस सभ्यता में हमें 4 प्रजातियों के अवशेष मिलते हैं।
मानव की 4 प्रजातियों के अवशेष इस सभ्यता में देखने को मिले हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिले साक्ष्यों के आधार पर भारत के इस सभ्यता में कितनी प्रजातियों के साक्ष्य मिले। तो आपको ध्यान रखना है 4 प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें भूमध्य सागरीय प्रजाति भी थी। जो भूमध्य सागरीय प्रजाति वो भी हमें देखने को मिलती है। यहां पर हमें ऑस्ट्रेल, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलाइट जो प्रजाति है वो भी आपको दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर मंगोलाइट लोग भी दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल्पाइन प्रजाति भी दिखाई पड़ती है। ये चारों प्रकार की प्रजातियां हमें सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में दिखाई पड़ती हैं। परंतु ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है। जब पूछेगा कि कौन सी प्रजातियां दिखाई पड़ती है तो बताएंगे 4, ये याद रखिएगा। लेकिन कभी एग्जाम में हो जाए कि कौन सी प्रजाति नहीं मिलती है तो निगरो का यहाँ पर कोई साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिला है, निगरो का कोई साक्ष्य में यहां देखने को नहीं मिला है। तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता के तौर पर आप देखते हैं, जिसका संपर्क मिस्र की, मेसोपोटामिया की और चीन की सभ्यता के समकालिक माना गया है। 4 प्रजातियां देखने को मिलती थी, निगरो प्रजाति नहीं मिलती थी, ग्रीक सभ्यता से कहीं ना कहीं समकालिक नहीं रहती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता को 1826 के आसपास देखा गया, बाद में फिर पुरातत्व विभाग बनाकर 1861 के बाद खुदाई की गई, तो शुरू में जो स्थान मिले वो हमें सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र पर ही मिले थे। अब जब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र तक स्थान मिलते हैं तो यह सोचा गया कि यहीं तक सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ती चली गई, अलग अलग स्थानों पर खुदाई होती चलेगी, अलग अलग स्थान मिलते चले गए और इसका विस्तार सिंधु नदी से काफी दूर तक, यहां हम जाएं तो उत्तर प्रदेश तक हो गया, ऊपर जाएं तो जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र तक, तो बहुत लंबे क्षेत्र तक इसका विस्तार देखने को मिला। तो बोले कहां कहां तक विस्तार देखने को मिला, तो कहा गया पंजाब में इसके स्थान मिले, राजस्थान में इसके स्थान मिले, गुजरात में तो इसके सबसे ज्यादा स्थान मिले, उत्तर प्रदेश में इसके स्थान मिलते हैं, हरियाणा में इसके स्थान मिलते हैं, सिंध और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के हैं अभी, वहां पर भी इसके स्थान मिलते हैं। तो इन सभी जगहों पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान देखने को मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि लगभग 1299,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत भारत की एक विस्तृत सभ्यता के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो इन सभी जगहों पर देखने को मिलती है। और आजादी के बाद तो गुजरात के इन क्षेत्रों में हमें सबसे ज्यादा स्थान देखने को मिले सिंधु घाटी सभ्यता के। 1400 से ज्यादा स्थान देखने को हमें मिल चुके हैं, जिनकी खोज अलग अलग इतिहासकारों के समय पे की गई है। ध्यान रखिए सिंधु घाटी सभ्यता हमें त्रिभुजाकार मिलती है। कौन से आकार में? त्रिभुजाकार मिलती है, जिसमें मांडा हो, सुतका गैंडोर हो, दाइमाबाद हो, या फिर हम बात कर लें आलमगीरपुर हो। तो ऊपर हम जाएंगे तो हमें मांडा मिलता है, सबसे दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है दैमाबाद, पूरब में हम जाते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे, थोड़ा सा पूरब में जाएंगे तो मिलता है आलमगीरपुर, और अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो मिलता है क्या? सुतका गैंडोर। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार रूप में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पूर्वी स्थान के तौर पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है, उत्तर में जाएंगे तो मांडा दिखाई पड़ता है जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद हमें महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है, और बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर भी दिखाई पड़ता है। सुतका गैंडोर जो मिलता है ये दाश्क नदी के किनारे पर मिलता है, सबसे पश्चिमी शहर था, पश्चिमी स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का। आलमगीरपुर यूपी में मिलता है, मेरठ के साइड में, जो सबसे पूर्वी स्थान था, जो हिंडन नदी के तट पर मिला। गोदावरी तक जाते हैं तो दाइमाबाद मिलता है, और मांडा जो है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे पर मिलता है। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के स्थान रहे, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, आकार इसका त्रिभुजाकार था, एक बहुत बड़ी सभ्यता के तौर पर आपको दिखाई पड़ती है। ये ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि इन सभी स्थानों पर विस्तृत थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पर इसका हम लोगों ने देखा कि क्या विस्तार रहा। अब यहां देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जब पढ़ते हैं तो आपको कुबड़ वाला बैल जो है वो सबसे ज्यादा यहां दिखाई पड़ता, उसका महत्व था, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया नंदी के तौर पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको अन्य कई सारे जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गेंडा, गधा आदि से भी यहाँ के लोग परिचित दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये बोला जाता है कि
कौन से जानवर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं दिखते? तो ये कहा जाता है कि घोड़े से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। लेकिन इसके बाद भी देखा जाता है कि सुरकोतला जो जगह थी, ये सुरकोतला जो जगह थी दोस्तों, यहां से आपको घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष को लेकर ये कहा गया कि यहाँ पर एक प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं। ये अस्थि पंजर घोड़े के अस्थि पंजर जैसे हैं, इसलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? तो कहा जाता सुरकोतला से मिले। और ये पूछा जाए कि कौन सा जानवर से परिचित नहीं थे, तो घोड़ा उसका उत्तर होता है। ध्यान रखेंगे। अब ये सुरकोतला कहाँ है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, ये गुजरात का एक स्थान है जिसकी खोज 1964 में जगपति जोशी जी के द्वारा की गई थी। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस के तौर पर सुरकोतला दिखाई पड़ता है। कहाँ है ये? गुजरात में है। ध्यान रखेंगे, जहां से हमें घोड़े के अस्थि पंजर अवशेष मिले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? दोस्तों कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। कालीबंगन जो है दोस्तों ये राजस्थान में है। कहां पर है? वर्तमान राजस्थान में आपको मिलता है। और राजस्थान में कहां दोस्तों? तो राजस्थान के हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर हमें कालीबंगन मिलता है। कौन से नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर, जिसकी खोज 1953 में की गई थी बी लाल एवं थापड़ के द्वारा। तो बीबी लाल और थापड़ के द्वारा कालीबंगन राजस्थान में खोजा गया था 1953 के आसपास। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। अगर हम यहाँ देखें कालीबंगन, तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये एक ऐसा प्लेस रहा दोस्तों जहां से हमें जुते हुए खेत के अवशेष हो, कुएं के साक्ष्य हो, लकड़ी का हल हो, ये सभी चीजें हमें यहां से देखने को मिली है। कहां से? कालीबंगन से। क्लियर? तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो कि सिंधु सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। एसएससी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, जेआरएफ में आ चुका है। और इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों कि सेल खेड़ी। सेल खेड़ी जिसको हम टाल्क कहते हैं, सेल खेड़ी जिसको हम टाल्क कहते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है एमपीजीके के लेक्चर में। 38वां नंबर का जो लेक्चर लास्ट डाला गया था, उस लेक्चर में मैंने टाल्क सेल खेड़ी की बात की है, जिससे कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। तो ये टाल्क जो है दोस्तों, ये सेलखड़ी के नाम से चलता था और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों के निर्माण करने के लिए। क्या होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य पेशा था वो व्यापार था। व्यापार व्यवसाय करके ही वो सबसे ज्यादा अपनी आमदनी करते थे। कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, उद्योग भी थे, लेकिन मुख्य रूप से जो काम उनका था दोस्तों वो व्यापार था। तो व्यापार करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजते थे। मुद्राएं ऐसी होती नहीं थी, वस्तु विनिमय के आधार पर ही व्यापार होता था। लेकिन अपने वस्तुओं पर अपनी एक सील लगाते थे, अपनी मुहर लगाते थे, ताकि उसको जाना जा सके। तो जो मुहर होती, जो सील अपनी वस्तुओं पर लगाया जाता था, वो सेल खेड़ी की या टाल्क की बनी होती थी। ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो याद रखिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है पहले। ठीक है, बहुत आसान सा इसका उत्तर है। सेल खेड़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे, सिल बनाना जानते थे, मुहरे बनाना जानते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? एसएससी में आया वो प्रश्न है ये। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो युग रहा है उसे आप कांस्य युग कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युग कहते हैं। लेकिन इस समय दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल दिखाई पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और यहां पर आप ताम्र पाषाण काल को ध्यान रख सकते हैं कि ताम्र पाषाण काल की व्यवस्था यहां पर मौजूद थी। वो काल रहा जब आपने तांबा नाम की धातु का प्रयोग करना सीख लिया था। तांबा और पत्थरों पर आपका जीवन का आधार था और इस काल को आप ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसी के व्यवस्था में हम आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब हम लोगों के पास किसी भी जगह के कुछ लिखित साक्ष्य हैं। जो लिखित साक्ष्य हम उनसे आज तक पढ़ नहीं पाए, इस काल के इतिहास का निर्धारण भी उससे मिली खुदाई वगैरह में जो वस्तु मिली उसके आधार पर किया गया है। ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। भाई जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो एक इतिहास को हम ऐतिहासिक काल कहेंगे,
है ना, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आएगा आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल से थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो फिर आता है प्राग ऐतिहासिक काल। अब यहां देखिए कि प्राग ऐतिहासिक की हम बात करें, याद रखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, प्राग ऐतिहासिक। तो ये जो प्राग ऐतिहासिक है, इस समय आपके पास लिखे हुए कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। पूर्णतः आपने जो भी आपको साक्ष्य मिले, सबूत मिले, हड्डी वड्डी पत्थर आदि के आधार पर आपने इतिहास का लेखन किया। आदि ऐतिहासिक काल में लिखी हुई स्थिति तो है, हम उसको समझ नहीं पाए, इसलिए हमने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का लेखन किया। और ऐतिहासिक काल में आपने लिखित साक्ष्यों के आधार पर उन्हें समझकर इतिहास का लेखन किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि आद्य ऐतिहासिक काल या ताम्रपाषाण काल से आप जोड़ सकते हैं। कांस्य युग इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों इस समय कांसे की बहुत ज्यादा यूज किया गया, कांसे की वस्तुओं का निर्माण किया गया था। इस समय टिन और तांबा को मिलाया जाता था और कांसा बनाई जाती थी। इसको हम एक दृष्टि से और देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनको मिश्र धातु बनाने का, धातु कला का भी ज्ञान था। मतलब यहां पर हमको एक साइंटिफिक अप्रोच भी देखने को मिलती है। साइंटिफिक अप्रोच कैसी कि भाई आप इतने साल पहले हो, आपको एक तो धातुओं का प्रयोग करना आता था, दूसरी बात आपको यह भी पता था कि दो अलग अलग धातु को मिलाएंगे तो एक नई धातु बन जाएगी। तो आपने टिन और तांबे का यूज करके कांसा नामक नई धातु बनाई। अब जो कांसा बना उससे बहुत ज्यादा आपने मूर्तियां बनाना शुरू की। तो इस प्रकार से आपने एक श्रेष्ठ मूर्ति कला को भी यहां ध्यान दिया। ये आपकी साइंटिफिक अप्रोच को बताता सिंधु घाटी सभ्यता की। तो कहीं ना कहीं कांसे का इस समय आपको आविष्कार होता दिखाई पड़ता है, कांसे का यूज दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से आप जानते हैं, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मैंने पहले बताया व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता के तौर पर दिखाई पड़ती है, जिसकी मुख्य अगर पेशा देखें तो वो था व्यापार। व्यापार दोस्तों आंतरिक भी होता था और व्यापार बाहरी भी होता था। बाहरी व्यापार का मतलब यह था कि दूसरी सभ्यताओं के साथ, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता के साथ भी व्यापार होता था, और आंतरिक व्यापार भी एक दूसरे के शहरों के साथ करते थे। नाव के सबूत भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जल वाहन से भी आप लोगों को व्यापार की सूचना मिलती है। अफगानिस्तान से टिन मंगाया जाता था, ऐसे ही कई सारे क्षेत्र रहे। राजस्थान से जाएंगे तो तांबा हो, दक्षिण भारत से जाएं तो हीरे मोती, इस प्रकार की चीजें मंगाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये व्यापार में समृद्ध रहे। लेकिन व्यापार का जो आधार था ना दोस्तों, वो याद रखेंगे वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम था। वस्तु विनिमय में क्या होता था, एक वस्तु देते थे, दूसरी वस्तु लेते थे। ये सिस्टम तब तक चलता रहा जब तक कि आप इसकी समस्याओं में ज्यादा घिरते नहीं है। एक्चुअल में क्या होता था, जब आप वस्तु विनिमय प्रणाली पर रहते थे ना, तो आवश्यकता समान होना बहुत जरूरी था। जो चीज आपके पास है उसकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को होनी चाहिए। कौन से दूसरा व्यक्ति? जिसके पास वो वस्तु है जिसकी आपको आवश्यकता। तो आपको जो वस्तु चाहिए और वो जिसके पास है, उसे वो वस्तु चाहिए होनी चाहिए जो वस्तु आपके पास होती, तभी आपका लेन देन हो पाएगा। बराबर। अगर आपके पास आलू है, आपको टमाटर चाहिए, सामने वाले के पास टमाटर है लेकिन उसको आलू नहीं चाहिए, तो वो अपनी वस्तु उसको देगा जिसको आलू चाहिए हो, तभी उसका लेन देन हो पाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप वस्तु विनिमय करते थे। जब इस प्रकार की समस्याएं वस्तु विनिमय प्रणाली में आई तो बाद में फिर मुद्रा की तरफ आप बढ़ते हैं, लेकिन शुरू में वस्तु विनिमय प्रणाली लंबे समय तक चलती रही और सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार पर आधारित एक सभ्यता दिखाई पड़ती है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसके निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कई विशेषताएं थी, जिनमें उसका सबसे पहचान का जो मुद्दा रहा वो रहा कि यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। दूसरी सभ्यताओं से यह सभ्यता भिन्न किस रूप में थी? तो ध्यान रखेंगे कि ये शहरी सभ्यता थी। यहां आपको एक अच्छी अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती है, नगर नियोजन की व्यवस्था देखने को मिलती है। यहां पर आपको पक्की ईंट की सड़कें दिखाई पड़ती हैं, यहां आपको ईंट के मकान दिखाई पड़ते हैं, यहां आपको कुएं की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, यहां आपको सिंचाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। यहां आपको मकान जो हैं वो जाल पद्धति में, ग्रिड पद्धति में बने दिखाई पड़ते हैं। जो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, याद रखेंगे 90 डिग्री के कोण का मतलब हो गया समकोण पर, काटती हुई दिखाई पड़ती हैं।
यहाँ पर जो ईंट होती थी उनका आकार भी निश्चित होता था, 4:2:1 ये ईंट का आकार होता था। इसके अलावा यहाँ पर जो शहर की व्यवस्थाएं हैं वो वैसी व्यवस्था मौजूद थी, जैसे इनका ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली जो थी वो यहाँ की अद्भुत दिखाई पड़ती है। क्लियर, हर जगह पर देखिए सड़कों के दोनों नालियां थी, नालियां ढकी हुई थी, पूरा के पूरा जल का जो अपशिष्ट होता था बाहर एक जगह इकट्ठा किया जाता था। इस प्रकार से आज के नगरों की जो सिस्टम देखने को मिलता है वैसी कई सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हम इसे एक अर्बन सभ्यता के तौर पर देखते हैं, शहरी सभ्यता के तौर पर देखते हैं, जो हमें कोई दूसरी सभ्यता में इसका एग्जाम्पल देखने को नहीं मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता अन्य सभ्यताओं से भिन्न किस प्रकार थी? इसकी नगर नियोजन की व्यवस्था के कारण थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों? तो मैंने कहा ईंटों से बनाए जाते थे। ईंटें पक्की ईंटें होती थी, ठीक है, पक्की ईंटें होती थी, और ये ईंटों से इनका आकार होता था 4:2:1। जैसे आज आप ईंट उठाते हो, घर बनाते हो, तो उसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ मोटाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है। वैसे ही इन ईंटों का एक आकार था, जो पक्की ईंटें होती थी, और इनसे यहाँ पर घर बनाए जाते थे। ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों याद रखेंगे, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। कपास के अगर हम आविष्कार की बात करें तो वो एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही दिखाई पड़ता है। इस बात का हमें सबूत मिलता है यहां पर मौजूद सूती कपड़े की व्यवस्था से। जो सूती कपड़े की व्यवस्था है दोस्तों, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से जो सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती कपड़ा से परिचित थे, यूज करते थे उसको, और इसके लिए हम लोगों को कपास की जरूरत थी। तो कपास की खेती सबसे पहले अगर दुनिया में किसी ने की है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की है, तो दुनिया को कपास इस सभ्यता के लोगों की देन है। भारत की सभ्यता से ही दुनिया भर में ये चीज फैली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजकर्ता माना जाता है दयाराम साहनी को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। पुरातत्व विभाग जब बनाया गया तो उसके पहले अध्यक्ष थे ये, लेकिन दयाराम साहनी वो व्यक्ति थे जिसके समय 1921 में सिंधु सभ्यता का पहला स्थान हड़प्पा, जो आज पाकिस्तान में है, ये खोजा गया था। इसलिए हम दयाराम साहनी को इसके तौर पर जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन था? दोस्तों याद रखेंगे, लोथल। लोथल जो है ये इस यहाँ का एक बंदरगाह के तौर पर मिलता है। मैंने पहले ही कहा है कि जो व्यापार होता था ना, वो थल जल दोनों मार्गों से होता था। एक तो नाव के सबूत भी मिले हैं, दूसरी बात कि लोथल जैसे बंदरगाह भी हमें यहां से मिलते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पानी से भी, पानी मार्ग से, जल मार्ग से भी आवागमन किया जाता था। लोथल जो है दोस्तों ये गुजरात में है। कहाँ है ये? गुजरात में है, और गुजरात में एक नदी का नाम है भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे पर हमें लोथल मिलता है गुजरात में। इसकी खोज दोस्तों 1954-55 में रंगनाथ राव, याद रखिएगा 54-55 में रंगनाथ राव जी के समय की गई थी। तो इसमें दल का नेतृत्व रंगनाथ राव जी कर रहे थे। इसी के नेतृत्व में 1954-1955 में भोगवा नदी के किनारे पर गुजरात में इसको खोजा गया था। दोस्तों एक बात समझिएगा, लोथल जो है ना, इसका मतलब भी मृतकों का टीला होता है। लोथल शब्द का मतलब भी क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, और ये गुजराती भाषा में कहा गया है। गुजराती भाषा में अगर आप लोथल का शब्द अर्थ जानेंगे तो मृतकों का टीला होता है। और इत्तेफाक से जो मोहनजोदाड़ो शब्द है, इस मोहनजोदाड़ो का अर्थ भी मृतकों का टीला होता है। वो सिंधी भाषा में इसका अर्थ है। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ और गुजराती में लोथल का अर्थ, दोनों ही अर्थ मृतकों का टीला निकलता है। ध्यान रखेंगे। तो ये व्यवस्था आपको कहां देखने को मिली है? लोथल में, सिंधु घाटी सभ्यता में एक पत्तन नगर था। कहां है? तो अहमदाबाद, याद रखेंगे। अब कहां है ये? अहमदाबाद में आपको ये मिलेगा। कौन सी नदी के किनारे पर दोस्तों? ध्यान रखेंगे, भोगवा नदी के किनारे पर आपको ये मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लोथल था। एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी स्थल कौन सा था? तो गोदी हो तो उसको हम लोग पत्तन हो उसको हम लोग बंदरगाह ही कहेंगे। दोनों अर्थों में बंदरगाह शब्द प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि
सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, या खोज कहां पर हुई? दोस्तों ये प्रश्न एसएससी का प्रश्न है, सीडीएस का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें ध्यान रखिएगा, लोथल, लोथल चूंकि एक बंदरगाह शहर था, एक व्यापार के केंद्र के तौर पर प्रचलित था, यहां से हमें कुछ पैमानों के साक्ष्य मिले कि भाई कैसे मापते थे। तो देखिए हमने पहले कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। यहां पर आपको नाप तौल के जो पैमाने थे वो सभी यहां पर मिलते हैं। मतलब आप देखें तो बांट का सिस्टम हो या फिर मीटर जो आप नापते हैं वो मीटर वाला सिस्टम यहां पर अलग रूप में प्रचलित था। बांट के तौर पर आप 16 के अनुपात में देखते हैं, 16, 32, 64, ठीक है, 16 के अनुपात में यहां बांट होते थे। और कांसे का डंडा था जिससे आप मापते थे, कांसे के डंडे से मापन का काम किया जाता था। तो यहां पर मापने का, तौलने का दोनों व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसके साक्ष्य हमें लोथल से मिलते हैं। तो जो भी आप व्यापार करते थे उस व्यापार में आप किसी न किसी वस्तुओं का तो लेन देन करते थे। अब आप यदि किसी वस्तु का लेन देन करते तो उसको एक पर्टिकुलर मात्रा में ही देंगे और लेंगे। तो उसके लिए यहां पर बांट भी थे और कांसे के डंडे का प्रयोग नापने के लिए किया जाता था, जो लोथल से मिले हुए। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? दोस्तों तो हड़प्पा कालीन समाज में आपको धर्म, जाति आदि की व्यवस्था देखने को नहीं मिलता। क्लियर? एक समता मूलक समाज हमें देखने को मिलता है हड़प्पा काल में। वहां किसी भी प्रकार का आपको ऐसा चीज नहीं देखने को, लेकिन फिर भी समाज तो था। अब समाज में अलग अलग वर्ग के लोग तो होंगे, तो ध्यान रखिएगा इस समाज में आप लोगों को विद्वान लोग मिलते थे, योद्धा लोग मिलते थे, व्यापारी लोग मिलते थे और श्रमिक लोग मिलते थे। मतलब यहां पर आप यहां पर ये नहीं बोल सकते कि यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्था नहीं चलती थी, जाति व्यवस्था नहीं चलती, समता मूलक समाज था, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था देखने में। लेकिन फिर भी यहाँ के समाज का जो आधार था वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग था, जिसको हम मर्केंटाइल व्यवस्था कहते हैं, वाणिज्यिक वर्ग कहते हैं, ये जो वाणिज्यिक वर्ग था इसकी यहाँ तूती बोलती थी। ये व्यापारी वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग जो था, इसके हाथ में आपको सत्ता दिखाई पड़ती है। प्रभाव किसके हाथ में था? तो वाणिज्यिक वर्ग के हाथ में था, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो व्यवस्था चलती थी वो इस आधार पर चलती थी, सत्ता वाणिज्यिक वर्ग में थी, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग वर्ग देखने को मिले, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थान खोजा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर आपको मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन यहां देखिए कि यहां आपको शिवलिंग जो है उसके साक्ष्य मिलते हैं। यहां पाशुपति देवता का आपको एक मोहर पे चित्रण भी मिलता है, जिसकी तुलना भगवान शिव कहते हैं हम उनको। तो धर्म यहां दिखाई पड़ता है। मातृ देवी की पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी मातृ देवी के तौर पर पूजा की जाती थी। तो पूजा पाठ तो चलता था, है ना। अगर आप जाएंगे बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का देखेंगे, जो सबसे बड़ी सार्वजनिक स्थल के तौर पर देखा गया है, तो यहां पर जो व्रत स्नानागार रहा है, ग्रेट बात रहा है, उसके चारों तरफ आपका हवन कुंड मिले हैं। तो यह अनुमान लगाएगा कि धार्मिक गतिविधियों में लोग लगे थे, आते थे, सामूहिक तौर पर स्नानागार में नहाते थे और नहाने के बाद हवन कुंड में हवन भी करते थे, क्योंकि हवन कुंडों में आपको साक्ष्य मिले हैं जौ आदि के। इसका मतलब हवन होता था वहां पर, पाशुपति का, शिवलिंग, इन सब चीजों के साक्ष्य मिले, मतलब पूजा पाठ भी करते थे, प्रकृति पूजक लोग माने गए। लेकिन यहां पर मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, एक भी मंदिर नहीं मिला। ठीक है, तो ये प्रश्न ये आपका गलत हो गया। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो देखिए घोड़ों द्वारा खींचे, घोड़ों से तो परिचित ही नहीं थे। हमने अभी देखा था कि कौन से जानवर से परिचित नहीं थे, वो लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे। तो घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का क्या मतलब है? ये ना रथों से परिचित थे ना घोड़ों से परिचित थे, और यहाँ पर मंदिर भी नहीं थे। इसका मतलब देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। मैंने अभी कहा कि उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, मातृ देवी की, और शिव जी की भी यहाँ पर आपको आराधना के साक्ष्य मिलते हैं पाशुपति के तौर पर। तो इस प्रकार से कथन नंबर 2 ही आपका सत्य प्रतीत होता है, तो अ जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी जी, जॉन मार्शल जी थे अध्यक्ष थे, और दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में खुदाई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी,
गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। देखो दोस्तों, संस्कृति स्थिर थी, यहां पर अस्थिरता का कोई प्रश्न नहीं उठता। क्यों? गाय उनके लिए पवित्र नहीं मानी गई है। याद रखेंगे, कुबड़ वाला बैल जो था वो पवित्र पशु था, तो नंदी कुबड़ वाले बैल को पवित्र पशु माना गया है, गाय को नहीं। अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी, जब अश्व की ही जानकारी नहीं थी तो अश्वमेघ की जानकारी कैसे हो सकती है? अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? अश्वमेघ यज्ञ आपको वैदिक काल में दिखाई पड़ता है, वैदिक सभ्यता में हम अश्वमेघ यज्ञ इन सब के बारे में बात करेंगे। इनको नहीं पता था। अश्वमेघ यज्ञ साम्राज्य विस्तार की मंशा से किया जाने वाला शक्ति प्रदर्शन का एक आधार था, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़े के ऊपर जो राजा अश्वमेघ कर रहा है, घोड़ा छोड़ रहा है, उसका संदेश लिखा होता था। जिन जिन क्षेत्रों में वो घोड़ा घूमकर आता था उतना क्षेत्र राजा का हो जाता था। तो एक प्रकार से एक अपने प्रभाव को बढ़ाने की व्यवस्था अश्वमेघ यज्ञ थी। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। उसके अलावा गाय की जगह कुबड़ वाला बैल जो था वो इनका महत्व था। और संस्कृति में सामान्यतः स्थिरता नहीं थी, ऐसा भी नहीं, स्थिर व्यवस्था थी। लेकिन हाँ, पाशुपति शिव जी की यहाँ पर सम्मान करना, पूजा करना यहाँ पर आरंभ यहाँ करते हैं लोग, और लिंग पूजा का उल्लेख, साक्ष्य जो है वो आपको वो यहीं पर दिखाई पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी, मैंने बता दिया है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया दोस्तों? तो याद रखेंगे मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो को नखलिस्तान या बाग के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो जो है दोस्तों, इसकी खोज जो है 1922 में होती है, और राखल दास बनर्जी का नाम याद रखेंगे आप लोग। राखल दास बनर्जी ने इसको खोजा था सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा रावी नदी के तट पर खोजा गया। और जो मोहनजोदाड़ो है ये वर्तमान पाकिस्तान में है, और राखलदास बनर्जी ने सिंधु के तट पर 1922 में इसकी खोज की थी। मोहनजोदाड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कह लीजिए या हड्डियों का ढेर कह दीजिए। ये स्थान दोस्तों याद रखेंगे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी हुआ है। ईंट से बने फुटपाथ कहीं आपको मिलते हैं तो वो मोहनजोदाड़ो में मिलते हैं। विकसित जल आपूर्ति की व्यवस्था अगर कहीं मिलती है तो मोहनजोदाड़ो से मिलती है। अच्छी जल निकासी की व्यवस्था कहीं मिलती है तो मोहनजोदाड़ो से मिलती है। शौचालयों की व्यवस्था कहीं देखने को मिलती है तो मोहनजोदाड़ो में मिलती है। बड़े बड़े अन्न रखने के भंडार, अन्नागार जो हैं वो भी आपको मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। और दूसरी बात, जो स्नानागार था, वृहद स्नानागार, जो मोहनजोदाड़ो का सबसे फेमस, सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सार्वजनिक स्थान माना गया, वो भी आपको मोहनजोदाड़ो से मिलता है। इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मोहनजोदाड़ो बड़ी बड़ी स्मारकों, बड़े बड़े भवनों के लिए जाना गया एक स्थल रहा, जिसको 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। सबसे उत्तर में मांडा, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, सबसे पश्चिम में सुतका गैंडो, सबसे दक्षिण में दहमाबाद। इस प्रकार त्रिभुज के समान ये सभ्यता फैली हुई थी। सूची को मिलाना है। सूची 1 में स्थल दिए, सूची 2 में नदी। कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे पर था? तो याद रखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर था, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर था, लोथल भोगवा नदी के किनारे पर था, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, उत्तर हो गया आपका 1 बराबर। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां मिला? दोस्तों, लकड़ी के हल और जुते हुए खेत दोनों साक्ष्य आप लोगों को कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा महत्वपूर्ण स्थान रहा, मैंने इसके बारे में बताया, आप नोट कर लिया होगा। उसी फैक्ट में अपडेट कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत हो, खेत में लकड़ी का हल हो, ये सब का प्रयोग आपको कालीबंगा से मिलता है। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। मकान जैसी व्यवस्था कालीबंगा से मिली। फुटपाथ का निर्माण आपको मोहनजोदाड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है दोस्तों? सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर मौजूद है। खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, याद रखेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो स्थान है इसको 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो से पाया गया है। यह वृहद स्नानागार अपना एक अद्भुत एक एग्जाम्पल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि स्नानागार के चारों तरफ आपको हवन कुंड मिले हैं, जिसमें कि हमें यज्ञ करने के सबूत मिलते हैं, और सभी प्रकार के लोग आके स्नानागार में
स्नान करते थे। ये जो स्नानागार है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस स्नानागार को आप सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्थल के तौर पर देखते हैं। क्लियर, जिसमें चारकोल की परत लगी होती थी, पानी लीकेज होने का कोई सिस्टम नहीं होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला दोस्तों? आदि शिव जो मिला है उस पर एक प्रकार का चित्र मिला है। योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा जिसके सर पर एक सिंह बताया गया है और आस पर अलग अलग प्रकार के जानवर बताए गए, जिसकी तुलना शिव से की गई है, जिसको बोला गया है महादेव। याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था दोस्तों? याद रखें कि लोथल, लोथल जो है वो गुजरात में था। रोपड़ दोस्तों पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनवाली हरियाणा में है। तो याद रखिएगा, बनावली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में और लोथल गुजरात में। शहर भी पूछ सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया, सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। जॉन मार्शल ने सबसे पहले यह शब्द प्रयोग किया था। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सबसे ज्यादा बोल सकते उत्कीर्ण मिला है? तो बैल, कुबड़ वाला बैल इनका एक पवित्र पशु था और उसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है दोस्तों, याद रखेंगे, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। एक अच्छी व्यवस्था मौजूद थी जहां पर सफाई बेहतर थी, शौचालय की व्यवस्था थी, सब चीजें मौजूद थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों? लोथल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है। ये रावी नदी के तट पर है, ये सिंधु नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर हमारे गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं दोस्तों? हड़प्पा संस्कृति में चांदी के आभूषण व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ये कहा गया कि इस समय चांदी के आभूषण बनाना उसकी कला से लोग परिचित थे। चांदी अफगानिस्तान से बुलाई जाती थी, भारत में भी मिलती थी। अलग अलग प्रकार के धातुएं जानते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोह धातु से परिचित नहीं थे। अभी तक आपको लोहे का प्रयोग नहीं आया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चांदी की जानकारी जरूर आपको हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। सिंधु सभ्यता के नगर के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो याद रखेंगे, लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोहे से परिचित नहीं थे। अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो 1000 BC से लगभग हम बात करें उत्तर वैदिक काल से आप लोगों को लोहे की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। उसके पहले ना ऋग्वैदिक काल में आप लोहे से परिचित थे, ना आप सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहे से परिचित थे। आपको कांसे से आपका परिचय था, चांदी से आपका परिचय था, सोने से आपका परिचय था, तांबे से आपका परिचय था, टिन से आपका परिचय था, परंतु आप लोहे से परिचय नहीं रखते थे। ठीक, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा दहमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी तक है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ तक हिंडन नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुक्का गेंड और बलूचिस्तान में दाशमी नदी के तट पर है। बराबर। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? चिनाब नदी के किनारे पर, जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे पर है? सतलुज। सतलुज के किनारे पर रोपड़ आपको मिलता है। रोपड़ यहाँ पर एक झील भी है जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहां से पता चला है दोस्तों? धोलावीरा में। धोलावीरा जो है दोस्तों, ये 40वें विश्व धरोहर स्थल के तौर पर शामिल किया गया। 2021 में 40वें विश्व धरोहर स्थल के तौर पर यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। धोलावीरा जो है दोस्तों 1968 में खोजा गया था। किसने खोजा था? तो याद रखेंगे, जो पुरातत्वविद जोशी जी थे उन्होंने 1968 में धोलावीरा को खोजा था। ये ध्यान रखेंगे, गुजरात शहर में आपको मिलता है। कौन? धोलावीरा। तो ये एक नवीनतम स्थल भी है ना, इंपॉर्टेंट स्थल है धोलावीरा, जहां से आपको अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? दोस्तों लाल धूसर मृदुभांड। याद रखिएगा, लाल कलर के मिट्टी के बर्तन होते जिसको हम बोलते थे लाल धूसर मृदभांड। लाल धूसर मृदभांड मिलते हैं। लाल कलर के बर्तन बनाए जाते थे, उन पर मोर, पर्वत, नदी आदि का चित्र भी बनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि कुम्हार का चाक,
जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। कुम्हार का चाकू पहिया होता है, उस पर मिट्टी को ऐसे पकड़कर बर्तन बनाए जाते हैं, उससे भी यहाँ के लोग परिचित थे। मिश्रित धातु आता था। सूती कपड़े का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है तो सूती कपड़ा बुनने की कला इनको आती थी। कपास इनको पता था। इसके अलावा ये कुम्हार के चाक से परिचित थे। धातुओं को गलाकर गर्म कर कर उससे आभूषण बनाने की कला भी इनको पता थी। कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में जो निम्न स्तर के लोग होते थे वो मिट्टी के भी आभूषण पहनते थे, है ना, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की पड़ती है? तो याद रखेंगे आदि ऐतिहासिक काल की पड़ती है। मैंने बताया साक्ष्य लिखित है परंतु हम पढ़ नहीं पाए। सिंधु घाटी सभ्यता से हमको जो लिपि मिली है उसको हम बोलते हैं दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि। ये भाव चित्रात्मक लिपि है जिसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के भावों को चित्रित किया गया है। ये लिपि हमको मिली तो है लेकिन हम इसको अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में शामिल करते हैं। जिस दिन हम इसको पढ़ लेंगे, लिखित हम लोगों को जानकारी हो जाएगी, इसको हम लोग ऐतिहासिक काल में शामिल कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? दोस्तों तो मोहनजोदड़ो में कुएं भी मिले हैं और आंगन में बाथरूम के साथ साथ आपको पूरी जल की व्यवस्था देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है तो राखालदास बनर्जी जिन्होंने खोजा था मोहनजोदड़ो को 1922 में, दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता के स्थान को खोजा था। रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी दोस्तों तो ध्यान रखेंगे यह सौराष्ट्र गुजरात में मिला है। रंगपुर जो है दोस्तों 1954 में खोजा गया और रंगनाथ राव जो थे इनका इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका दिखाई पड़ती है। 1953-54 में खोजा गया। ये कहां है दोस्तों? तो गुजरात में है। गुजरात में कहां है? तो काठियावाड़ में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो रंगपुर एक इंपॉर्टेंट जगह था और ये सौराष्ट्र में आपको देखने को मिली है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल प्रभारी थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो याद रखेंगे बैल, ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, काय में विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में। उर्वरता की देवी मानकर पृथ्वी की पूजा करते थे, उसकी यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कांसे की जो सबसे ज्यादा मूर्ति मिली है उसमें महिलाओं की मूर्ति मिली है, जिसमें सबसे फेमस मोहनजोदड़ो से मिली हुई डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति को माना गया है। ये नर्तकी की मूर्ति दोस्तों हाल ही में जब आपके यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो लगा था दिल्ली में, उसमें भी ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि चर्चा का मुद्दा रहा है, करंट अफेयर में चर्चा में रहा, तो एग्जाम में आ सकता है। तो मात्र सत्तात्मक समाज दिखाई पड़ता है क्योंकि सबसे ज्यादा मात्र शक्ति की यहाँ पर मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु समुद्र तट पर स्थित नहीं था? दोस्तों याद रखेंगे कोटदीजी। 1953 में खोजा गया और ये पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहां है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 1953 में खोजा गया प्लेस है कोटदीजी। अहमद खान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कौन सा अहमद खान? फजल अहमद खान के द्वारा 1953 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोटदीजी को खोला गया। बाकी सभी स्थल जो है वो हमें हमारे देश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार। एक्चुअल में क्या होता था कि टैक्स की व्यवस्था यहां नहीं चलती थी, लेकिन संकट काल की स्थिति के लिए सभी सभ्यता के जो लोग थे वो अपनी इच्छा से अपनी क्षमता अनुसार उत्पादन का एक हिस्सा बड़ी सी जगह पर रिजर्व करते थे। जहां पर रिजर्व करते थे उसको बोला जाता था अन्नागार या धान्य कोठार। सभी स्थिति में अनाज इकट्ठे करते, जब भी कोई संकट आता था तो इससे अनाज का प्रयोग किया जाता था। तो ये अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत के तौर पर दिखाई पड़ता है। सभा भवन यहाँ पर कोई नहीं था, स्तंभाल यहाँ पर कोई नहीं था, ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। जाल की पद्धति में यहाँ पर घर दिखाई पड़ते थे। एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष को मिलाना, ठीक है। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और बनवाली। याद रखिए लोथल क्या था? लोथल गोदीवाड़ा था। कालीबंगन से क्या मिला हुआ? जोता हुआ खेत मिला है। मैंने अभी बताया था लकड़ी का हल भी मिला है। लकड़ी का हल क्यों? क्योंकि लोहे से आप परिचित नहीं थे तो लकड़ी के हल से आप काम चला रहे थे।
धोलावीरा दोस्तों याद रखेंगे, धोलावीरा जो था वो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहां से मिला? धोलावीरा से मिला, गुजरात में। बनवाली पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। तो ये आपको स्थल याद रखना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ये लोथल बोदीवाड़ा, कालीबंगन जितौवा खेत, धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के साक्ष्य और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी व्यवस्था। मुकुट भी मिला है। मुकुट आपको मिलता है कहां से? हड़प्पा से मिलता है। इसके अलावा चनहुदड़ो से आपको मन के बनाने के कारखाने आदि के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? दोस्तों हाथी मिला है, गेंडा मिला है, बाघ मिला है, मतलब इनसे यहाँ के लोग परिचित थे, परंतु शेर का, लॉयन का यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवदान के साक्ष्य मिले? दोस्तों युगल शवदान का मतलब क्या होता है? देखिए आपको कोई ना कुछ प्रिय होती थी, वो इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, आपकी कोई चीज हो सकती है। तो जब युगल शवदान की बात करते थे तो जो इंसान मृत हो जाता था उसके साथ उसकी प्रिय चीज को भी दफना दिया जाता था, तो इसको युगल शवदान कहते थे। हड़प्पा काल में अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी चलती थी, मुख्यतः दफनाने का काम आपको दिखाई पड़ता था हड़प्पा से। तो यहां पर याद रखिए कि लोथल से आपको युगल शवदान के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के साथ, किसी जानवर को या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गाड़ने की साक्ष्य मिले हुए हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसके ग्रीक या यूनानी लोगों ने नाम क्या दिया था? दोस्तों सिंडन, सिंडन नाम दिया था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से, महाराष्ट्र में। हड़प्पा वासी किन किन धातु का आयात करते थे? दोस्तों तो चांदी का आयात अफगानिस्तान से करते थे, चांदी टीन का आयात अफगानिस्तान से करते थे, और कर्नाटक कोलार से सोने का आयात करते थे। तीनों वस्तुओं का आयात करते थे। हड़प्पा वासी लार्जवर्द भवन निर्माण की सामग्री जो मणि, उसका आयात कहां से करते थे? हिंदकुश अफगानिस्तान के बदशां क्षेत्र से आयात करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं? दोस्तों तो मुंडीगाक और सुरतागोई दोनों की दोनों अफगानिस्तान से मिले हुए हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? दोस्तों तो याद रखेंगे आपको लोथल और सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर भी बंदरगाह था, लोथल भी बंदरगाह था। अल्लाह दिनोबी और बालाकोट दोनों बंदरगाह थे। कुनतासी भी बंदरगाह था, मतलब इनमें से सभी बंदरगाह के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। लोथल भारत में स्थित बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है? दोस्तों हिरण का भी अंकन मिलता है, एक मुहर मिली है जिस पर योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा मिला है, जिसके सिर पर एक सिंह बताया गया, जिसको आप शंकर भगवान की जटा कहते हैं। अब इसके आसपास हिरण भी मिला है, गेंडा भी मिला है, भैंसा भी मिला है, व्याघ्र शेर भी मिला है और हाथी भी मिला है। इन सब के साक्ष्य मिलते हैं आपको। इसकी तुलना आदि योगी महादेव से की गई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली? दोस्तों नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कांसे की मूर्ति सबसे ज्यादा यहां पर बनाई गई थी। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? दोस्तों याद रखेंगे हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है। मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, कोई राजनीतिक भवन नहीं मिला है, ध्यान रखेंगे, लेकिन शिव जी के साक्ष्य मिले हैं, शिव शक्ति के साक्ष्य मिले हैं और प्रकृति पूजक होने के साक्ष्य मिले, ध्यान रखेंगे। लेकिन पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहां से मिली है? तो वो मिली है हड़प्पा से। किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजों के निशान बताए गए? चनहुदड़ो, चनहुदड़ो से एक ईंट मिली है जिस पर कुत्ते और बिल्ली के साक्ष्य मिले, जो बताते हैं कि इस सभ्यता के लोग कुत्ते से भी परिचित थे और बिल्ली से भी परिचित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? तो ध्यान रखेंगे लोथल, लोथल से आपको इसके साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चलता है कि चिड़िया पक्षी से भी प्रचलित से मछली भी जानते थे और इसके अलावा लोमड़ी से भी परिचित जीव मिलते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुई थी? गुजरात में खोजे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? दोस्तों याद रखेंगे चावल, चावल यहां पर नहीं मिलता। दाल हो, जौ हो, गेहूं हो, सब आपको, मटर हो, सरसों, सबके साक्ष्य मिलते हैं। धान यहां पर मुख्य खाद्यान्न नहीं था। हालांकि धान की भूसी मिली है लोथल से,
परंतु यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि खाद्यान्न के तौर पर मुख्य रूप से शामिल नहीं था। हालांकि धान के साक्ष्य मिले हैं क्योंकि धान की भूसी मिली हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन दो कारण इसका है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दोस्तों याद रखिएगा, इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व शामिल नहीं था। बिल्कुल सही है दोस्तों, धार्मिक तत्व था बराबर, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। यहां पर आप इसको श्रेष्ठ नहीं मानते थे, क्यों? क्योंकि यहां पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज में लगे होते थे, व्यापारी थे, वो वर्चस्व लोग होते थे, लेकिन फिर भी यहां पर विद्वान लोग, पुजारी लोगों के अवशेष मिलते हैं। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल बनाए जाते थे। सूती वस्त्र के टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है, तो एक और दोनों आपको सही लगते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़, ठीक है, इनके स्थान कौन कौन से हैं वो मिलाना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में है। तो आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। राखीगढ़ जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहा है एक, जो राखीगढ़ है, यहां से आपको सबसे पहल के सबूत मिलते हैं। काय के सबूत मिलते हैं राखीगढ़ से? जो फसलों के, है ना, कि कृषि के। तो ये स्थल हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा के पूर्व की, हड़प्पा के दौरान की, हड़प्पा के बाद की, तीनों जगहों के सबूत आपको राखीगढ़ से देखने को मिलते हैं। लगभग 7000 साल पुराने कृषि के अवशेष राखीगढ़ से देखने को मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले? याद रखेंगे, शेर के, घोड़े का आप लोगों को मिलता है अस्थि पंजर, लेकिन घोड़ों से प्रचलित थे कि नहीं थे इसका पता नहीं है। शेर के कोई अवशेष नहीं मिले। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था दोस्तों? तो याद रखेंगे, चन्हूदड़ों का निर्देशन J.H. मेके ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है दोस्तों? तो सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी सब हड़प्पा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेलुआ। मेलुआ किसे कहा गया है? तो मेलुआ शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया शब्द, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, वो नदियां कौन कौन सी थी? तो सिंधु नदी के तट पर थी, बिल्कुल सिंधु नदी के तट पर स्थान मिले, मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट स्थान था। चिनाब नदी के तट पर आपको मांडा मिलता, ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात है कि आपको झेलम नदी भी एक जगह आपको मिलती है। 1, 2, 3 सही है, चौथी गंगा के यहाँ पर स्थान आपको नहीं मिलता कोई। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित कहाँ है दोस्तों? सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर हड़प्पा स्थल मौजूद हैं। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन में दुर्ग नगर के स्थित थे। तो याद रखेंगे, दुर्ग नगर के पश्चिम में थे। दुर्ग का मतलब ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों से यहां लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक पर आधारित नए प्रश्नों के साथ आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।